हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर कीर्ति सबनिस हूँ, इन्फेक्शियस डिसीज कंसल्टेंट फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स मुंबई में। आज हम लोग आपसे वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक के बारे में बात कर रहे हैं, जो 18 से 24 नवंबर तक सेलिब्रेट किया जाता है। मेरे साथ है हम लोग के कॉमन डाउट्स जो रहते हैं पूछने के लिए श्वेता, और हम लोग दोनों डिस्कस करेंगे ये एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस क्या है, ये रेजिस्टेंस क्या है, हम लोग जैसे कॉमन लोगों के लिए ये कैसा इफेक्ट कर सकता है। What do you, Shweta? After seeing the post of World Antimicrobial Awareness Week celebration, so I was quite interested to know about what is antimicrobial resistance. Can you please explain me about what is antimicrobial resistance and what we can do? जैसे कि श्वेता, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस हम लोग अगर सादी भाषा में बोले तो नॉर्मल एंटीबायोटिक काम नहीं करने वाले ये सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो ये सिचुएशन कितना कॉमन है कि जैसे हम लोग पोल्यूशन फेस करते हैं, हम लोग सैनिटाइजेशन प्रॉब्लम फेस करते हैं, हम लोग ट्रैफिक फेस करते हैं, वैसा एक्चुअली एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस ये एक साइलेंटली ग्रोइंग प्रॉब्लम है। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा इसका कॉमन लोगों पे भी इफेक्ट होगा। जैसे कि आप कॉमन इन्फेक्शंस के लिए, यूरिन इन्फेक्शन के लिए, छाती का इन्फेक्शन के लिए ट्रीटमेंट लेते हैं, 2-3 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स, 5 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स जो आपको डॉक्टर बोलते हैं वो ले लेते हैं और उसके बाद वो इन्फेक्शन चला जाता है। अगर आपको रेजिस्टेंट बैक्टीरिया, मतलब ये नॉर्मल मेडिसिन को रिस्पॉन्स न करने वाला बैक्टीरिया का इन्फेक्शन रहेगा तो इसके लिए टैबलेट्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स इफेक्टिव नहीं रहेंगे। आपको हॉस्पिटल में हो सकता है एडमिट होना पड़े और ये होने के बाद भी ये इन्फेक्शन 100% क्लियर ना हो, ऐसे सिचुएशंस आ सकते हैं। इसे बोलते हैं एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस बैक्टीरिया के लिए हो सकता है, वायरस के लिए हो सकता है, फंगल इन्फेक्शंस के लिए हो सकता है, या फिर मलेरिया जैसे पैरासिटिक इन्फेक्शंस के लिए भी हो सकता है। सो आप बोल रहे हैं मैं दवाइयाँ अच्छा नहीं, प्रॉपरली नहीं लिया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा मेरा बॉडी में? यस, ओके। सो डॉक्टर कीर्ति, आप मेरे को ये एक्सप्लेन कर पाएंगे कि ये कॉमन पीपल में इफेक्ट होगा उनका लाइफ में? ये कॉमन पीपल के लाइफ में इफेक्ट होगा। ये जब भी हम लोग के मेनली इंडिया में या फिर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में हम लोग इन्फेक्शन का रेट्स, रेजिस्टेंस का रेट्स थोड़ा ज़्यादा है। ये मल्टीपल कारणों की वजह से है। जैसे कि यूरिन इन्फेक्शन होता है, यूरिन इन्फेक्शन फीमेल्स में बहुत कॉमन है। यूरिन इन्फेक्शन होने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको डॉक्टर एंटीबायोटिक देते हैं 5 to 7 डेज के लिए, 10 डेज के लिए, डिपेंड आपको डायबिटीज़ है या फिर दूसरा कोई कॉम्प्लिकेशन है, इसके हिसाब से उसका ड्यूरेशन चेंज हो सकता है। तो ये ड्यूरेशन अगर ठीक से कंप्लीट ना हो या फिर आपको इंजेक्शन का ज़रूरी था और आपको टैबलेट मिला, या फिर कोई भी चीज़ की वजह से आप इंजेक्शन या टैबलेट का कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाए, तो आपको नेक्स्ट टाइम जब ये इन्फेक्शन वापस अगर हुआ, क्योंकि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन फीमेल्स में तो कॉमन है, तो ये अभी जो इफेक्ट हुआ था एंटीबायोटिक, ये नेक्स्ट टाइम काम नहीं कर सकता है और तभी आपको इंजेक्शन या फिर मल्टीपल इंजेक्शंस ये वही इन्फेक्शन क्लियर करने के लिए लेना पड़ सकता है। तो इससे बोलते हैं कि कॉमन लोगों को एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस उनके डेली जीवन में भी इफेक्ट कर सकता है। जैसे कि मलेरिया रेजिस्टेंस है, हम लोग बैक्टीरिया एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस तो फेस कर ही रहे हैं, उसके साथ एंटी मलेरियल्स का भी रेजिस्टेंस इंडिया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि हम लोग मलेरिया नहीं रहेगा तो भी कभी कभी एंटी मलेरियल्स यूज करते हैं, तो ये ज़रूरत नहीं तभी यूज किया, तो फिर ये ड्रग्स जब भी एक्चुअल ज़रूरत पड़ेगा तभी कम काम कर सकते हैं। ओके, एंटी मलेरिया मेरे हिसाब से ये फीवर है ना? मलेरिया एक मच्छर से फैलने वाला बीमारी है जिसमें एंटी मलेरियल ड्रग्स जो इंजेक्शन, टैबलेट्स दोनों फॉर्म में आते हैं, लेकिन वो हमेशा कॉम्बिनेशन देने पड़ते हैं। अगर हम लोग ने कॉम्बिनेशन नहीं दिया या फिर उसका ड्यूरेशन कंप्लीट नहीं किया तो फिर ये रेजिस्टेंस पैदा कर सकते हैं, और ये रेजिस्टेंट मलेरिया का इन्फेक्शन हो गया तो फिर हम लोग को ज़्यादा दिन दवाई लेना पड़ेगा और फिर भी क्योर का चांस कम रह सकता है। तो अगर हम लोग ने पहले ही अवेयर होके डॉक्टर से बात करके पूरा कोर्स शुरू में ही कंप्लीट किया, या फिर डायग्नोसिस मलेरिया है या नहीं है, ये डायग्नोसिस अच्छे से शुरू में ही किया, तो फिर ये लास्ट एंड में सिचुएशन नहीं। ओके, इसमें मेरे को एक डाउट आ गया डॉक्टर कीर्ति। अभी मेरे को फीवर है, बेसिकली हम कम्युनिटी फार्मेसी में जाते हैं, उनको बोला तो एक एंटी फीवर के लिए कुछ दवाई देने की,
सो वो लोग हमको 2 दिन का एंटीबायोटिक देते हैं, वो लेगा तो अच्छा है क्या? अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा श्वेता आपने। ये बहुत कॉमनली प्रैक्टिस है, हम लोग जो देखते हैं कि बुखार हुआ, सर्दी हुआ, 2 दिन से बॉडी में पेन है, मेडिकल शॉप में गए, दवाई लिया। तो कैसे है कि मेडिकल शॉप से आप दवाई लेंगे तो वो फीवर के लिए दवाई ले सकते हैं, लेकिन कोई भी एंटीबायोटिक का कोर्स आप डॉक्टर के सलाह के सिवाय मत लें, क्योंकि कभी कभी एंटीबायोटिक का एलर्जी रह सकता है। पहले 2-3 दिन फीवर मोस्टली वायरल भी रह सकता है, जिसके लिए एंटीबायोटिक की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो ये ओवर द काउंटर मेडिसिन जो हम लोग बोलते हैं, ये आप स्ट्रिक्टली अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है। हम लोग जो अभी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बात कर रहे हैं, ये डेवलप होने के लिए, क्योंकि क्या होता है कि अगर ये वायरल इलनेस है तो आप एंटीबायोटिक लेंगे तो आपके बॉडी में जो नॉर्मल बैक्टीरिया रहते हैं, ये एंटीबायोटिक को एक्सपोज होके रेजिस्टेंस पैदा कर सकते हैं। जब आपको एक्चुअली एंटीबायोटिक की जरूरत हो, तभी ये एंटीबायोटिक फिर इफेक्ट नहीं करेंगे। आपको ज्यादा दिन दवाई लेना पड़ेगा, इंजेक्शन फॉर्म में दवाई लेना पड़ेगा, जिसका आपको हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत हो सकती है, या फिर इतना सब करके भी वो इन्फेक्शन 100% क्योर ना होने की भी चांसेस है। जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, ये एक्चुअली एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस प्रॉब्लम मैक्सिमम किसको फेस होता है, तो जो लोग बार बार हॉस्पिटल में जाने की जरूरत पड़ती है, जो लोगों का इम्यूनिटी कम है, जैसे कि पेशेंट्स कीमोथेरेपी पे हैं, ट्रांसप्लांट के लिए जा रहे हैं, या फिर डायलिसिस के लिए जाते हैं, ये लोग अगर बार बार इनएडिक्वेट एंटीबायोटिक का कोर्स लें तो इनके बॉडी के बैक्टीरिया ये एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंस पैदा करेंगे, और जब ये एक्चुअली जरूरत होगा ये काम नहीं करेंगे। ओके, आप अच्छा से एक्सप्लेन किया। मेरे को एक क्वेश्चन आ गया मेरे माइंड में, अभी ये कॉमन पीपल में क्या कॉन्सिक्वेंस हो जाएगा एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोग बोलेंगे कि हाँ एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस है तो हमें क्या फर्क पड़ेगा। तो जब भी एक्चुअली हम लोग का इम्यूनिटी कम रहेगा, हम लोग को एक्चुअल बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा, जो मेनली हम लोग का खुद का फ्लोरा, जैसे कि यूरिन इन्फेक्शन हो गया, वो बैक्टीरिया यूरिनरी ट्रैक्ट में रहते हैं। मुझे लंग्स का इन्फेक्शन हो गया, वो बैक्टीरिया जनरली थ्रोट या फिर नोज में रहेंगे, उसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा। तो ये बैक्टीरिया अगर मल्टीपल एंटीबायोटिक्स को एक्सपोज होके रेजिस्टेंट है, तो जब भी एक्चुअली मुझे एंटीबायोटिक देने की जरूरत रहेगी, ये उसके लिए इफेक्ट नहीं करेंगे। और हम लोग एक कम्युनिटी का पार्ट है। अगर ये जैसा प्रॉब्लम अभी कम्युनिटी का, पोल्यूशन इज अ कम्युनिटी प्रॉब्लम, सैनिटाइजेशन इज अ कम्युनिटी प्रॉब्लम, वैसे ही एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अभी ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि हम लोग का ओवरऑल बैक्टीरिया फ्लोरा रेजिस्टेंस बनता जा रहा है। ओके, सो अभी तो हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बात किया है रिगार्डिंग एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। आप हमको ये बात बता सकते हैं कि हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं दिस एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस को? अभी ये कम्युनिटी एज एन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस प्रिवेंट करने के लिए हम लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है फ्रॉम अ कॉमन मैन कि आप जो एंटीबायोटिक का कोर्स आपको प्रिस्क्राइब किया जाए वो कंप्लीट करें। उसकी वजह से मुझे समझता है कि कभी कभी साइड इफेक्ट हो जाते हैं, तो आप प्लीज आपके डॉक्टर को वापस जाके मिलके वो दवाई चेंज करवा सकते हैं, वो बीच में बंद ना करें, क्योंकि इसके वजह से क्या होगा कि बैक्टीरिया का ग्रोथ सप्रेस हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आपका एंटीबायोटिक का प्रेशर निकल उससे कम हो जाएगा, वो वापस आ जाएंगे। इसीलिए हम लोग एंटी बैक्टीरिया पूरा कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर ने दिया हुआ सब्सक्राइब एंटीबायोटिक का कोर्स प्लीज कंप्लीट करें। जैसे कि फ्लू, कॉमन कोल्ड, ये वायरल इलनेसेस है, इसके लिए एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है। इसके सिम्टम्स वैसे भी 2-3 दिन में कम होने वाले हैं, तो अननेसेसरी एंटीबायोटिक इस चीज के लिए ना लें। सब कॉमन कोल्ड इज अ वायरल इलनेस, for this you don't need antibiotics unless you have secondary bacterial infections which take at least 2 to 3 days, more than 3 days to develop. Third important thing contribution है कि आपका this is for doctors who are non-infectious disease physicians, जो common prescription लिखते हैं patients के लिए। प्लीज आप पेशेंट्स के लिए करेक्ट वेट, करेक्ट डोज देना बहुत इम्पॉर्टेंट है। करेक्ट सिंड्रोम के लिए, जैसे कि पेशेंट को अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक, वायरल इन्फेक्शन है तो एंटीवायरल। नॉट ऑल वायरल सिंड्रोम्स के लिए एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं रहती। ये चीज़ें
एज अ प्राइमरी केयर गिवर जनरल प्रैक्टिशनर्स उन्होंने भी फॉलो करनी जरूरी है। और एक बहुत ही मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कॉमन नहीं, लेकिन थोड़ा निग्लेक्टेड पार्ट है एंटी माइक्रोबियल प्रिवेंशन का या फिर अवेयरनेस का, वैक्सीनेशन। जो हम लोग एल्डरली लोगों में कॉमन इन्फेक्शंस होते हैं वो मोस्टली चेस्ट इन्फेक्शंस होते हैं, यूरिन इन्फेक्शंस होते हैं। यूरिन इन्फेक्शंस प्रिवेंशन के लिए कुछ एंटीबायोटिक पहले ले नहीं सकते, लेकिन डेफिनेटली चेस्ट इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए मोर देन एज 65 लोगों में वैक्सीनेशन, जैसे कि फ्लू, निमोनिया, जैसे हम लोग बच्चों को वैक्सीनेशन देते हैं, बड़ों लोगों को भी वैक्सीनेशन की जरूरत है। ये कंसेप्ट थोड़ा ज्यादा पॉपुलर करने की हमें जरूरत है ताकि ये इन्फेक्शंस ना हो, वायरल इन्फेक्शंस कम हो, फिर उसके बाद होने वाले सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी कम हो जाएंगे। ओके, आप बोल रहे कि वैक्सीनेशन लिएगा तो हमको एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस प्रिवेंशन का चांसेस ज्यादा होता है। ज्यादा है। ओके, सो अभी तक वी हैव डिस्कस रिगार्डिंग डॉक्टर एंड नर्स रिस्पांसिबिलिटी। सो आप हमको एक्सप्लेन करेगा कि कम्युनिटी फार्मासिस्ट का रिस्पांसिबिलिटी इन एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है श्वेता। हम लोग जैसे देखते हैं, प्रैक्टिस कॉमन है कि कोई भी लोग फार्मेसी में जाएंगे, मुझे मेडिसिन चाहिए बोलेंगे, तो आई थिंक फार्मासिस्ट एज अ कम्युनिटी हेल्पर ऑल्सो इन्होंने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना चाहिए कि कोई भी एंटीबायोटिक का प्रिस्क्रिप्शन विदाउट एंटीबायोटिक प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ फ्रॉम डॉक्टर्स उन्होंने नहीं देना चाहिए। जैसे अब मेरे प्रोफेसर हमेशा बोलते थे कि कोई भी ऑन्कोलॉजिस्ट जो कैंसर के डॉक्टर हैं, जब तक कैंसर कंफर्म नहीं होता है, जब तक कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं होता है, कोई मेडिसिन नहीं देगा। अभी ये टाइम है कि हम लोग के इंडिया में इतना रेजिस्टेंस है कि विदाउट कंफर्मेशन इन्फेक्शन, विदाउट कंफर्मेशन ऑफ डेफिनेट ऑर्गेनिज्म हम लोग ने एंटीबायोटिक का प्रिस्क्रिप्शन लेना भी नहीं चाहिए और देना भी नहीं चाहिए। तो जैसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर्स का है कि वो करेक्ट एंटीबायोटिक डोज प्रिस्क्रिप्शन लिखें, पेशेंट का जैसे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डोज कंप्लीट करे, जो करेक्ट मेडिकेशंस दिए हैं वो वैसे ही लें। अगर कुछ साइड इफेक्ट हो तो डॉक्टर के पास जाके वापस वो मेडिकेशन को चेंज करें। फार्मासिस्ट का, जो हम लोग शॉप में से मेडिसिन देते हैं, वो फार्मासिस्ट, उनका भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डॉक्टर ने लिखे बिना एंटीबायोटिक का प्रिस्क्रिप्शन ना दें। तो ये सब जब भी साथ में काम करेंगे हम लोग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कम कर पाएंगे। तो फिर आगे वाली पीढ़ियों के लिए जब भी हम लोग आगे जाके डेफिनेटली हम लोग को एंटीबायोटिक्स लगेंगे, हमें बेटर चॉइस ड्रग्स और अच्छा क्लिनिकल आउटकम, जल्दी ठीक होना हो पाएगा। नहीं, अगर हम लोग ने ये अभी कंट्रोल किया तो जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है, जैसे हम लोग सेव अर्थ स्लोगन बना रहे हैं, वैसे ही सेव एंटीबायोटिक्स हमें स्लोगन बना के सबको बोलना पड़ेगा। तो ये टाइम आने से पहले ही हमें एक्शन लेना जरूरी है। Thank you for watching this video. I hope this information will be useful for you. Thanks, Dr. Kirti.